नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स टाउन भारत फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। जालंधर के बाद पंजाब में एक और दूसरा ब्लास्ट हुआ है। 24 घंटे के अंदर ये दूसरा ब्लास्ट है। तो देखिए, इस ब्लास्ट के बाद में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बहुत ज्यादा सतर्क हो गई हैं और अलग अलग जगह पर पुलिस की पहरेदारी को बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब में एक ही रात में जालंधर और अमृतसर में धमाकों की वजह से हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें, जालंधर में बीएसएफ कैंप के पास स्कूटी में ब्लास्ट हुआ और अमृतसर में आर्मी कैंप के पास में धमाके हुए हैं। तो पहले बीएसएफ मुख्यालय में धमाका होता है और उसके बाद में आर्मी कैंप के बाहर विस्फोट की वजह से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। पंजाब में एक ही रात में ये अलग अलग धमाके हुए हैं और कुछ ही घंटों के बाद में बीएसएफ कैंप के जो आर्मी कैंप है वहां पर धमाका होता है। तो आर्मी कैंप में बम फेंककर जो बाइक सवार था वो फरार हो गया और 24 घंटे के अंदर ये 2 धमाके हुए हैं, जिसके बाद पंजाब में हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो धमाका हुआ है करीबन रात 8:15 बजे हुआ। यहाँ पर बीएसएफ पंजाब मुख्यालय के बाहर खड़ी हुई एक स्कूटी में धमाका हुआ और विस्फोट के बाद में इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो पंजाब में एक ही रात में 2 अलग अलग सैन्य ठिकानों के बाहर 2 संदिग्ध धमाकों के मामले सामने आए हैं। रात 8:15 पर जालंधर में बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर हुई स्कूटी में संदिग्ध धमाके और आग लगने के मामले की जांच अभी पुलिस कर ही रही थी कि तभी एक और धमाका होता है। तो बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर स्कूटी में आग लगने की घटना के बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका काफी ज्यादा जोरदार था। पहला 8:15 बजे करीब होता है और उसके बाद दूसरा धमाका करीबन 10:30 बजे हुआ है रात को। अब इस धमाके के बाद में जो जालंधर के पुलिस कमिश्नर है उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवा देते हैं। बच्चे उसका पिता कह रहा है कि उसे पकड़ रखा और नहीं पकड़ रखा, किसी को नहीं पकड़ रखा, किसी को नहीं पकड़ रखा। लेकिन उसका पिता कैसे कह रहा है लड़के का? किसी को नहीं पकड़ रखा, आपको मैं भी तो कह रहा हूँ किसी को नहीं पकड़ रखा। वो कह रहे कि पार्सल देने आया था, अक्सर भी आता था। कोई बात नहीं जी, वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करते हैं। बहुत आवाज आई भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि स्कूटर को आग लगी है, चेक कर रहे हैं क्या रीजन है, सिर्फ इतना ही काम। धमाका हुआ कि नहीं धमाका हुआ? मैं आप भी आए हो, मैं भी आया हूँ, मैंने सुना नहीं है। अभी जो चीज तो वेरीफाई तो कर रहे हैं भाई साहब, वेरीफाई कर रहे हैं ना। सर कहा जा रहा है जो गाड़ियां जा रही थी उनके भी एयरबैग वगैरह खुल गए हैं। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ? अस्सी कह रहे हैं कि वेरीफाई कर रहे हैं, वी आर वेरीफाइंग द फैक्ट्स। ठीक है जी। अराउंड 10:30 11 o'clock के आसपास इंफॉर्मेशन आया था कि यहाँ जहाँ खासा है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन का साउंड आया है। तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पुलिस फोर्स एंड आर्मी यहाँ आए हैं। सर अब यहाँ पर पहुंचे आपने क्या वेरीफाई किया? एफएसएल टीम भी आया है, मतलब बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी है, चेकिंग चल रहा है। कितने ब्लास्ट हुए? कहते 3 ब्लास्ट हुए। अभी चेक कर रहे हैं विल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विल टेल यू। आर्मी कैंप है ये आर्मी कैंप है सर। आपको एक मिला है यहाँ पर 2 की तरफ? चेक कर रहे हैं जी अभी। थैंक यू धमाका था, कितना नुकसान का नुकसान, क्योंकि वहाँ पर कुछ शेड है वो भी टूटे हुए हैं सर, ये भी देखने को मिल रहा है, कुछ शेड भी टूटे हुए हैं वहाँ पे। भाई साहब चेक कर रहे हैं, आपको प्रॉपर कल सुबह दे देंगे। ठीक सर, जैसे पहले जालंधर ब्लास्ट हुआ था उसको उसी के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है, इसको भी जो अभी कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन विल बी ऑन, एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं, विल चेक एंड टेल यू टुमारो। इंजरीज कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कोई सीसीटीवी सामने आया, कोई इस तरह की चेकिंग चल रहा है। सर बॉम्ब ब्लास्ट ही वो भी चेक ही कर रहे हैं क्या ब्लास्ट हुआ, इन्फॉर्मेशन आया ब्लास्ट का एंड अभी एफएसएल टीम इज ऑन द जॉब, चेक करके बताएंगे आपको। 7:70 धमाके के बाद में मौके पर पहुंचे पंजाब पुलिस के एसपी ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। अराउंड 10:30 11 o'clock के आसपास इंफॉर्मेशन आया था कि यहाँ जहाँ खासा है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन का साउंड आया है। तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पुलिस फोर्स एंड आर्मी यहाँ आए हैं। सर अब यहाँ पर पहुंचे आपने क्या वेरीफाई किया? एफएसएल टीम भी आया है, मतलब बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी है, चेकिंग चल रहा है। कितने ब्लास्ट हुए? कहते 3 ब्लास्ट हुए। अभी चेक कर रहे हैं विल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विल टेल यू। आर्मी कैंप है ये आर्मी कैंप है सर। आपको एक मिला है यहाँ पर 2 की तरफ? चेक कर रहे हैं जी अभी। थैंक यू। धमाका था, कितना नुकसान का नुकसान, क्योंकि वहाँ पर कुछ शेड है वो भी टूटे हुए हैं सर, ये भी देखने को मिल रहा है, कुछ शेड भी टूटे हुए हैं वहाँ पे। भाई साहब चेक कर रहे हैं, आपको प्रॉपर कल सुबह दे देंगे। ठीक सर, जैसे पहले जालंधर ब्लास्ट हुआ था उसको उसी के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है, इसको भी जो अभी कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन विल बी ऑन, एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं, विल चेक एंड टेल यू टुमारो। इंजरीज
कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं। कोई सर सीसीटीवी सामने आया, कोई इस तरह की चेकिंग चल रहा है, हुआ सर इन्वेस्टिगेशन बम ब्लास्ट ही है। वो भी चेक ही कर रहे हैं क्या ब्लास्ट हुआ। इन्फॉर्मेशन आया ब्लास्ट का एंड अभी एफएसएल टीम इज ऑन द जॉब, चेक करके बताएंगे आपको। एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बात करते हैं बिहार की, जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। तो कल शपथ ग्रहण समारोह खास करके रखा गया। 7 मई की तारीख निर्धारित की गई है। ऐसे में कौन कौन से मंत्री फिलहाल शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं और कौन रेस में मौजूदा वक्त में आगे चल रहा है, सारी जानकारी तैयारियों को लेकर तस्वीरों के साथ में आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की हैं, जहां तैयारियां जोरों पर है। कल यानी 7 मई को इसी गांधी मैदान में बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए मंत्री शपथ लेंगे। मगर मंत्रियों की लिस्ट में कौन कौन होगा, इसे लेकर सियासी गलियारोों में अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल बीजेपी से 12, जदयू से 11, एलजेपी रामविलास से 2, हम और आरएलएम से 1-1 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 6 सीटें मंत्रियों की अभी खाली रखी जाएगी। बिहार में विधायकों की संख्या के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। नए मंत्रियों में जेडीयू के पुराने सभी चेहरों को फिर से जगह मिलेगी। पिछली सरकार में नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू से कुल 8 मंत्री थे। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री और जदयू कोटे के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। सम्राट सरकार के मंत्रियों के शेष 33 पद पिछले 19 दिनों से रिक्त हैं। भाजपा के पास सीएम का पद है। ऐसे में हो सकता है कि इस बार सरकार में भाजपा जेडीयू के मंत्रियों की संख्या बराबर हो। ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना का वो एक बार फिर गवाह बनेगा। जिस तरह से यहाँ पर बड़ी जीत इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली थी और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने अपना पद छोड़ा और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का पद मिला बीजेपी की तरफ से। तो अब उनका जो पूरा मंत्रिमंडल होगा उसका जो शपथ ग्रहण है वो पटना के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया जाएगा। कल होने वाले कैबिनेट विस्तार से पहले बिहार में सीएम आवास का नाम अब बदल गया है। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास, जिसे एक अणे मार्ग के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया है। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी अब तक मुख्यमंत्री आवास नहीं गए हैं। वो पटना में 5 देश रत्न मार्ग पर ही रहते हैं, जो कि अब अस्थायी तौर पर सीएम हाउस के रूप में रहेगा। भवन निर्माण विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अगली सूचना तक 5 देश रत्न मार्ग का बंगला सीएम आवास का ही हिस्सा रहेगा। पंजाब से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बीते 24 घंटे के अंदर 2 जगहों पर ब्लास्ट हुए। तो पंजाब के जालंधर और अमृतसर में बम धमाकों की वजह से जो पूरा इलाका था वो दहल उठा। स्कूटी में सबसे पहले ब्लास्ट होता है करीबन 8:15 बजे और उसके बाद 10:30 बजे दूसरा धमाका। आपको बता दें, बीएसएफ कैंप के बाहर स्कूटी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में 10:30 बजे के करीब आर्मी कैंप के बाहर ये धमाका होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये धमाके कैसे होते हैं, क्या किसी साजिश के तहत इन धमाकों को अंजाम दिया गया है। अमृतसर में आर्मी कैंप के पास में धमाका हुआ। आर्मी कैंप में बम फेंककर बाइक सवार कुछ लोग वहां से फरार हो जाते हैं। तो आपको बता दें, पंजाब में एक ही रात 2 जगहों पर ये बम धमाके हुए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो ये बम फेंक कर गया ये शख्स कौन था। तो अब उसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए तमाम जो एजेंसियां एक्टिव हो गई। आपको 2 तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि कैसे पंजाब में एक ही रात में 2 अलग-अलग सैन्य ठिकानों के बाहर 2 संदिग्ध धमाकों के मामले सामने आ गए हैं। तो रात 8:15 पर जालंधर में बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर हुई स्कूटी में संदिग्ध धमाके और आग लगने के मामले की जांच अभी पुलिस कर ही रही थी कि रात करीब 10:30 पर अमृतसर के खासा में आर्मी कैंप के बाहर भी संदिग्ध धमाके की बात सामने आई। तो बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर स्कूटी में आग लगने की घटना के बाद में धमाके का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि
धमाका काफी जोरदार था, जिसके बाद स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग तक लगती हुई नजर आई है। तो अमृतसर के खासा आर्मी कैंट एरिया की बाउंड्री वॉल पर देर रात हुए धमाके के मामले में पंजाब पुलिस ने पुष्टि की है कि किसी व्यक्ति ने बाहर से कुछ विस्फोटक आर्मी कैंट की ओर फेंका, जिसके बाद ये धमाका हुआ। तो पंजाब से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और उसके ऊपर अपडेट है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है और पुलिस भी फिलहाल इस मामले को लेकर गहन तफ्तीश में जुट गई है। सबके बीच में जालंधर के पुलिस कमिश्नर के द्वारा क्या कुछ कहा गया पूरे मामले को लेकर, आपको सुनवाते हैं। PSF ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। अराउंड 10:30-11 o'clock के आसपास इंफॉर्मेशन आया था कि यहाँ जहाँ खासा है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन का साउंड आया है, तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पुलिस फोर्स एंड आर्मी यहाँ आए हैं। सर आप यहाँ पर पहुँचे, आपने क्या वेरीफाई किया? FSL टीम भी आया है, मतलब बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी है, चेकिंग चल रहा है। कितने ब्लास्ट हुए? कहते 3 ब्लास्ट हुए। अभी चेक कर रहे हैं। विल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विल टेल यू। आर्मी कैंप है ये आर्मी कैंप। सर आपको एक मिला है यहाँ पर दो की तरफ? चेक कर रहे हैं जी अभी। थैंक यू। बड़ा धमाका था, कितना नुकसान का नुकसान, क्योंकि वहाँ पर कुछ शेड है वो भी टूटे हुए हैं सर, ये भी देखने को मिल रहा है। कुछ शेड भी टूटे हुए हैं वहाँ पे। भाई साहब चेक कर रहे हैं, आपको प्रॉपर कल सुबह दे देंगे। ठीक सर, जैसे पहले जलंधर ब्लास्ट हुआ था उसको उसी के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, इसको भी जो अभी कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन विल बी ऑन, FIR रजिस्टर कर रहे हैं, विल चेक एंड टेल यू टुमारो। इंजरीज कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कोई CCTV सामने आया, कोई इस तरह की चेकिंग चल रहा है। हुआ सर बम ब्लास्ट ही वो भी चेक ही कर रहे हैं क्या ब्लास्ट हुआ, इन्फॉर्मेशन आया ब्लास्ट का एंड अभी FSL टीम इज ऑन द जॉब, चेक करके बताएंगे आपको। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कुमार हमारे संवाददाता जालंधर से जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन मिली, सबसे पहले तो BSF कैंप के पास, फिर आर्मी कैंप के पास एक के बाद एक 2 धमाके होते हैं, क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? किसका हाथ पीछे हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है? देखिए, बिल्कुल पंजाब में जिस तरीके से एक ही रात में 2 जगह पर ब्लास्ट की जानकारी आई है, इसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आप देखिए जो जलंधर में घटना हुई है वो BSF पंजाब का BSF का हेडक्वार्टर है, जहां गेट है, जो मुख्य गेट है उसके पास ये घटना घटी है। स्कूटी में ब्लास्ट होता है, इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया है और ये जो स्कूटी है ये एक डिलीवरी बॉय की बताई जा रही है, गुरप्रीत इसका नाम है। और ये भी बताया जा रहा है कि अक्सर गुरप्रीत यहाँ पर जो पार्सल है वो डिलीवर करने के लिए आता था, और कल भी ऐसा ही हुआ। जैसे वो स्कूटी पार्क करके अंदर गया तभी तकरीबन 8:15 पर धमाका होता है। और हालांकि जो जलंधर पुलिस है उसका कहना है कि आग लगने की सूचना मिली थी, उसने अभी पुष्टि नहीं की है किस प्रकार का विस्फोटक था और क्या धमाका था, लेकिन आप CCTV फुटेज में देखिए कितना जबरदस्त धमाका था। स्कूटी के जो परखच्चे हैं वो उड़ गए थे। फिलहाल गुरप्रीत को हिरासत में लिया गया है, उसके पिता से भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही आधिकारिक तौर पर जलंधर पुलिस कुछ बयान देगी। इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अगर देखिए आप तो कुछ ही घंटे बाद अमृतसर में खासा में आर्मी कैंट के पास एक और ब्लास्ट होता है, और यहाँ पर भी जहाँ आर्मी कैंट है खासा में, यहीं पर BSF का भी एक कैंप है यहाँ। तो ये जो लोकेशन है ये जानबूझकर या हम कहें बहुत योजनाबद्ध तरीके से चुनी गई है, और यहाँ पर ये मान लिया पंजाब पुलिस ने पुष्टि की है कि हाँ विस्फोटक किसी के द्वारा फेंका गया था, उसके बाद ये लो एक्सप्लोजन हुआ है। गनीमत ये है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, कोई जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जो मकसद है साजिशकर्ताओं का दहशत फैलाने का, वो आप देख सकते हैं कि उसमें वो जरूर कामयाब है कि दहशत फैल रही है, लोग डर के साए में जी रहे हैं और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जी, सुइयां रात के 8:15 बजा रही हैं, तभी पंजाब के जालंधर में अति संवेदनशील इलाके BSF चौक के पास एक एक्टिवा में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि स्कूटी के परखचे उड़ गए और पास की एक इमारत की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। इलाके में अफरा तफरी का माहौल ऐसा बना कि लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक स्कूटी गुरप्रीत सिंह नाम के एक डिलीवरी बॉय की थी। वो BSF मुख्यालय के अंदर एक पार्सल देने गया था।
पुलिस को शक है कि स्कूटी के बॉक्स में रखे किसी अन्य पार्सल में विस्फोटक सामग्री हो सकती है। पुलिस ने डिलीवरी बॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मौके पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी जांच कर रहा है। हमने बीएसएफ के साथ भी सारे फैक्ट्स शेयर किए हैं और अभी हम अपनी आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हम कर रहे हैं। शहर में हाई अलर्ट जारी है और सुरक्षा एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक जो लड़का हिरासत में लिया गया उसके पिता बीएसएफ के रिटायर्ड कर्मी हैं। रिटायर्ड बीएसएफ कर्मी पिता से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अति संवेदनशील इलाके में इस धमाके ने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ा दी है। टाइम्स ड्राइव ऑटो समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को रोड ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर अपना विजन देश के सामने रखा। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में वैश्विक अवसरों का जिक्र करते हुए कहा कि बदलाव आर्थिक और तकनीकी रूप से लाभकारी है। सबसे पहली बात है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। उसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बहुत ही चैलेंजिंग है और आप जो कह रही हो बिल्कुल सही है कि 40% ऑफ द एयर पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब ऐसा है कि ये जो प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण के कारण क्या समस्या है ये तो दिल्ली वाले समझ सकते। एक रिपोर्ट आया था कि इस प्रकार के प्रदूषण के कारण हमारे यहाँ 10 साल हमारा जीवन आयु कम हो सकता है, इतना इसके परिणाम है। तो मुझे लगता है कि इसको किसी भी हालत में खत्म करना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक कार के लिए वेटिंग लिस्ट है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, अभी हमारी बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, इनका पूरा 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वर्ल्ड में भी मार्केट है और 2 व्हीलर अभी वर्ल्ड में भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ऐसी है कि फॉसिल फ्यूल ये इकोनॉमी के दृष्टि से भी फायदे का है। अभी मेरे पास फ्लेक्स इंजन की इनोवा गाड़ी है टोयोटो की, तो उसमें मैं 100% इथेनॉल पे जब चलता हूँ तो 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की गाड़ी और इथेनॉल की गाड़ी में फर्क ये है कि उसका एवरेज उतना पकड़ने के बाद कॉस्ट 25 से 30 रुपए लीटर आती है, क्योंकि बिजली फुकट में तैयार होती है 60%। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के लिए भी बहुत हमें वायबल है, इसमें कोई ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं। लोग बोलते हैं आपने टारगेट लाइन किया, कौन सा? कोई जरूरत ही नहीं है। अब इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स इंजन पेट्रोल डीजल से सस्ता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, तो लोग लेते ही ले ही रहे हैं। अब ट्रक भी आ रही है, बसेस पूरी इलेक्ट्रिक दिख रही है आपको। अभी ट्रैक्टर भी मेरे पास इलेक्ट्रिक का है और फ्लेक्स इंजन के ट्रैक्टर भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ऐसी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग, रिसर्च भी चल रहा है। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद में हिंसा बढ़ी और उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। सीसी ज्ञानेश कुमार ने हिदायत दी है और जानकारी के मुताबिक ये कह दिया गया है, आदेश दे दिए गए सभी डीएम, एसपी और एसएसपी और बड़े ऑफिसर्स को कि लगातार गश्त करें। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी सीसी का निर्देश जारी हुआ है। तो हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को कड़ी हिदायत सीसी ज्ञानेश कुमार की द्वारा दी गई है। तो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी सीसी का निर्देश भी दिया गया है। सभी डीएम, एसपी, पुलिस अफसर लगातार गश्त करते रहे और जो भी हिंसा वाले इलाके हैं उन जगहों पर गश्त करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि तनावपूर्ण स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से ही, जहां पर हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि मंदिर खोला गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत पर ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं। तो हिंदू श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर मंदिर को खोल दिया गया है। अब तमाम जो हिंदू श्रद्धालु हैं, जो सनातन श्रद्धालु हैं, उनके लिए फिलहाल ये खुशखबरी है। तो ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सालों बाद खबर सामने आई है, जहां पर इतने सालों से जिस मंदिर को बंद किया गया था, अब उस मंदिर को सनातन के लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सालों बाद मंदिर में घंटियां बजी हैं, फूल चढ़े हैं। आसनसोल में सालों बाद दुर्गा माता का मंदिर खोल दिया गया है।
भारी बवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बंगाल में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। दरअसल यहाँ पर टीएमसी की दुकानों के साथ में तोड़फोड़ की गई है। जानकारी ये मिल रही है कि बुलडोजर से टीएमसी दफ्तर तोड़ने के आरोप है। वहीं बुलडोजर के ऊपर विजय यात्रा यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्थकों के द्वारा निकाली गई है। तो आपको बता रहे हैं कि दुकानों में भी बुलडोजर से तोड़फोड़ करने का आरोप लग रहा है। साथ ही साथ न्यू मार्केट में बुलडोजर एक्शन से भारी बवाल देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर लोग विजय रैली तो निकाल ही रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह कि बुलडोजर के जरिए टीएमसी के दफ्तर को तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। न्यू मार्केट में बुलडोजर एक्शन की वजह से भारी बवाल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की हैं, जहां न्यू मार्केट इलाके में भीड़ अचानक बुलडोजर लेकर पहुंची और कुछ दुकानों को तोड़ने की कोशिश की गई। आरोप है कि भीड़ ने बुलडोजर लाकर टीएमसी के न्यू मार्केट यूनियन दफ्तर को भी तोड़ने की कोशिश की। भीड़ में आए लोग बीजेपी का झंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस पूरी घटना का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बुलडोजर लेकर आई भीड़ दुकानों को तोड़ रही है। डेरेक ओब्रायन ने अपने पोस्ट में लिखा कि पुलिस की अनुमति से विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस में एक बुलडोजर लाया गया और मीट की दुकानों को तोड़ा गया। इस दौरान सीएपीएफ के जवान आसपास खड़े रहे। यही है बीजेपी, दुनिया को ये तस्वीर देखने दो। टीएमसी के एक और सांसद महुआ मोइत्रा ने भी वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि कोलकाता का ऐतिहासिक न्यू मार्केट बंगाली परिवर्तन का जश्न मना रहा है। इस पूरे विवाद पर पुलिस का कहना है कि सिर्फ रैली निकालने की अनुमति दी गई थी, न कि बुलडोजर ले जाने की। ऐसे में पुलिस ने बुलडोजर को तुरंत रोका और उसे सीज कर लिया। बीजेपी के प्रचंड विजय के बाद बंगाल में कई जगह कार्यकर्ता बुलडोजर पर बैठकर जश्न मनाते दिखे। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। 10 से 12 कार्यकर्ता बुलडोजर पर बैठकर वंदे मातरम और जय श्री राम का नारा लगाते हुए जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये बुलडोजर बदलाव और नई शुरुआत का प्रतीक है। अब पश्चिम बंगाल में छिड़े इस भारी बवाल के बीच में एक इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई है, जहां पर बारासात में एक पार्क था, उसका नाम बदला गया है। जानकारी के मुताबिक जिसका नाम सिराज उद्यान था, उसे बदलकर शिवाजी उद्यान कर दिया गया है। और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वहां पर जाकर पोस्टर्स को फाड़ा, उसके बाद नाम को वहां पर बदला गया। साथ ही साथ इस पूरी जगह पर आपको बता दें, समर्थकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई, आप भी सुनिए कि कैसे तोड़फोड़ की गई और जय श्री राम के नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। बंगाल के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके ऊपर सीएम योगी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। आगे वो कहते हैं कि बंगाल की जनता ने यहाँ पर पूरी तरीके से सूपड़ा साफ कर दिया है। आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत का श्रेय जहां पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी जैसे दिग्गज नेताओं को दिया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी की इस प्रचंड जीत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी बड़ी भूमिका है। यहाँ योगी आदित्यनाथ की जीत का स्ट्राइक बंगाल में रिकॉर्ड मतदान की तरह रहा। सीएम योगी ने बंगाल में 35 से ज्यादा चुनावी रैलियां की। इन रैलियों वाले क्षेत्रों में बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी लगभग 90% का स्ट्राइक रेट। खास बात ये रही कि उनकी ज्यादातर सभाएं उन इलाकों में हुई जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और जिन्हें तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। योगी ने अपने दमदार भाषणों से न सिर्फ सनातन की हुंकार भरी, बल्कि टीएमसी का किला भी ढहा दिया। अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी
जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जिस तरह कानून व्यवस्था, बुलडोजर एक्शन और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को चुनावी मुद्दा बनाया था, वही नैरेटिव उन्होंने बंगाल में भी स्थापित करने की कोशिश की, जिसका बंगाल चुनाव पर बड़ा असर पड़ा। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा और उस सोनार बांग्ला के लिए मैं बंगाल के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी ने ये बयान मंगलवार को गोरखपुर के एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जहां उन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी 2 मंजिला कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। वहीं 612 करोड़ से ज्यादा लागत की कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सनातन की हुंकार भरी और ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। अब पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर मुसलमानों से अपील करी है कि वो अपना खुद का नेता खड़ा करें। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी से डराकर मुसलमानों के जो वोट हैं वो विपक्षी पार्टियां ले लेती हैं और ऐसे में बहुत जरूरत है कि खुद का नेता मुसलमान खड़ा करें। I once again reiterate my point that the Muslims should try to create their own independent political leadership. Your vote is getting wasted because you are casting your vote in favor of these so-called secular parties or not all secular, and they have failed to stop BJP. वही लोग चौधरी बनकर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, आपकी आवाज होगी, आपके लिए लड़ने वाला होगा, आपके आंसू को कोई समझने वाला होगा, आपके ख्वाबों को पूरा करने वाला। आप तो सिर्फ वोट डाल के बैठ जा रहे। ममता बनर्जी ने एक बार सही कहा था, सॉरी, दूधल गाय है, मैंने दूध देने वाली गाय, यही हाल हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां एक तरफ संवैधानिक प्रक्रिया को चुनौती दे रही हैं और इस्तीफा ना देने पर अड़ी हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के लिए उनकी हार को लेकर कहा है कि ममता बनर्जी हार गई है, इस वजह से वो ड्रामा कर रही हैं। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी, जिनको बंगाल की जनता ने 15 साल तक सीएम की कुर्सी पर बिठा कर रखा, लेकिन जब 1.5 दशक बाद जनादेश दीदी के खिलाफ आया तो ममता इस करारी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। चुनाव के नतीजे आए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन ममता न हार कबूलने को तैयार हैं और तो और सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने पर भी अड़ी हुई हैं। मंगलवार को जब ममता मीडिया से मुखातिब हुई तो अपनी हार को साजिश करार दिया और चुनाव आयोग को हार का विलेन बताते हुए बीजेपी के साथ साजिश रचने का आरोप मढ़ दिया। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. ममता बनर्जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया, ईवीएम से छेड़छाड़ की बात कही, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी के सुर में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी बोलते दिखे। जनादेश का सम्मान करने की जगह वो भी इलेक्शन कमीशन पर ही हमला करते रहे। अभिषेक ने चुनाव आयोग से जनादेश को सार्वजनिक करने की मांग कर दी।
और कहा कि आयोग रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का सीसीटीवी वीडियो जारी करे। अगर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो वो माफी मांगने को तैयार हैं। लबोलबाब यही है कि बंगाल चुनाव के नतीजों से देश में एक नई राजनीति का आगाज हो चुका है। बंगाल में हुआ बदलाव का असर आने वाले चुनावों में भी नजर आना तय माना जा रहा है। तो श्रुतिका, हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत हुई है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी पद छोड़ने की बात ही नहीं कर रही हैं और वो अड़ी हुई है कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रही हैं और एक तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी यहाँ पर नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी रेजिग्नेशन नहीं देगी तो उन्होंने कितना लालची है, कितना लोभी व्यक्ति है, इसका सारे जगह में खबर फैल गया। कारण ये जनतंत्र को अपमान है, बंगाल का जनता का जो राय है उसके लिए अपमान है। ममता जी, आप सुस्त रहिए, सुस्त रहना चाहिए। आप हमारा पश्चिम बंगाल में अच्छा रहिए और पूरा भारत को बोलेंगे आप लोग नोटबंदी जितना देखना है चाहते हैं तो आ सकता है। आप ड्रामा देखो दीदी का, एक सरकार में था ड्रामा देखा और सरकार के आने के बाद ड्रामा देखा और नहीं रहने के बाद और भी ड्रामा देखेंगे। दीदी अच्छा एक्टिंग भी करेंगे।